कि सर इतना कुछ जानने के बाद, इतनी किताबें पढ़ने के बाद, इतना कुछ करने के बाद हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव क्यों नहीं होता, या हम उस तरह के रिजल्ट्स क्यों नहीं देख रहे होते, तो प्रैक्टिकली क्या करें। एक तो ये था। दूसरा एक सवाल बड़ा कॉमन पूछा जाता है कि सर देखा जाए तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वर्कशॉप्स ही नहीं अटेंड की हुई। बड़ी दुनिया की ऐसी 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 तादाद है लोगों की, कामयाब तरीन लोगों की, जिन्होंने कोई ना सीक्रेट मूवी पढ़ी है, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन अटेंड किया है, ना उनका कोई कोच है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास बड़ी कामयाबी है। उसकी क्या वजह है? तो ये दो सवालों पे आज का सारा सेशन बेस्ड है। पहले बेसिक एक बात को समझ लीजिएगा। ऐसा मुमकिन है कि किसी को कोई चीज इस तरह से पता हो या समझ आ चुकी हो कि वो उसके प्रैक्टिकल में जा चुका हो और उसको पता ही ना हो कि उसको पता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर फर्ज करें किसी बंदे को बुलंदी से थोड़ा सा गिर के चोट लगती है घुटने पे, और फॉर एवर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए मोहतात हो जाता है, तो वो मोहतात होना जो उसकी लर्निंग में जा चुका है, उस मोहतात होने की वजह से जो उसके रवैये में तब्दीली है, जो वो स्टेप उठाएगा, कदम सारी जिंदगी उठाएगा उस एक्सपीरियंस की वजह से, तो वो जो नॉलेज है वो उस प्रैक्टिकल की बेस पे है। लिहाजा उसे वो याद नहीं करना पड़ेगा, वो उसके कॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगा कि जब भी कोई ऊंची नीची जगह आनी है, उसके माइंड ने अलर्ट हो जाना है, उसके कॉन्शियस ने अलर्ट हो जाना है और उसने बचने की कोशिश करनी है। या मिसाल लीजिए कि अगर अल्लाह ना करे किसी स्लिप होने वाली जगह से, किसी वेट फ्लोर से आप गिर जाते हैं, एक बार आप गिरते हैं तो उसके बाद आपको कोई दोबारा किताब पढ़ के ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती, या आपको कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप खुद ब खुद ही सीख जाते हैं कि ये हुआ, तो ये जो प्रोसेस है ये हुआ और इससे मेरे लिए लर्निंग ये थी। ये जहानत की एक शक्ल है और कुछ लोगों में ये जहानत आम लोगों से ज्यादा पाई जाती है। लिहाजा इसका डिग्रियों के साथ, पढ़ने लिखने के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक बड़ी ही कॉमन सेंस के साथ है। और ये कॉमन सेंस कुछ लोगों में आम लोगों से थोड़ी सी ज्यादा होती है। यानी वो पढ़े पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनके अंदर जिंदगी का जो रियल विजडम है, वो नॉलेज, वो विजडम जिससे रिजल्ट्स आने हैं, वो उनको ज्यादा पता लग जाते हैं और वो उनके प्रैक्टिशनर या आमिल हो जाते हैं। तो पता लगता है कि यार ये सेठ साहब पढ़े लिखे नहीं है लेकिन पैसा बड़ा कमा लिया। मनी मैग्नेट क्यों है? क्यों है? क्योंकि लाशऊरी तौर पे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं इसको और थोड़ा सा समझा देता हूं। जब ये किताब लिखी जा रही थी ना, थिंक एंड ग्रो रिच, जो दुनिया की सक्सेस पे वन ऑफ द बेस्ट पहली किताब थी, तो नेपोलियन हिल को पहली बार पता लगा कि यार कई ऐसे लोग हैं जो अल्टीमेट उस फार्मूला पे ही अमल कर रहे हैं जिससे कामयाबी मिलती है, लेकिन उनको पता नहीं है फार्मूला है, और वो लाशऊरी तौर पे उस पर अमल कर रहे हैं। मसलन कुछ लोगों की तबीयत में गोल सेटिंग होती है, नंबर वन। कुछ लोगों की तबीयत में बिलीव, ईमान का लेवल बड़ा हाई होता है। कुछ लोग अपने साथ कन्वर्जेशन ही बड़ी पॉजिटिव कर रहे होते हैं। कुछ लोग हमेशा लोगों को साथ लेकर मिलकर चलते हैं, मास्टरमाइंड। कुछ लोग अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना जानते हैं, उनका ईक्यू ज्यादा होता है, वो अपने गुस्से को भी चैनलाइज करके प्रोडक्टिव यूज कर लेते हैं। तो ये वो जो सारे रूल्स मैंने बताए हैं, ये रूल्स बेसिकली थिंक एंड ग्रो रिच के हैं। अब जो भी इसको फॉलो कर रहा है किताब पढ़े बगैर, वो मिजाजन कर रहा है, उसने सीख लिया, उसने हालात से सीख लिया, या उसकी कोई जहानत ऐसी थी जिससे उसने सीख लिया, तो उसके पास रिजल्ट्स होंगे। दूसरी मिसाल, मैंने आपको मूवी शायद रिकमेंड एक दफा की थी, लिव टू 100। दुनिया में 100 साल जो जीते हैं लोग, दुनिया के 5 जो जगह हैं जहां पर उम्र 100 साल हो जाती है, इन पे रिसर्च करने के बाद आखिरकार पता लगता है कि इनमें 9 खूबियां जो पाई जाती हैं इन लोगों में, वो सिमिलर है। यानी वो फार्मूला जो ओकिनावा के लोग, कासारिका के लोग दोनों फॉलो कर रहे हैं, उनमें कम्युनिकेशन कोई नहीं है, फासला बहुत ज्यादा है, उधर का बंदा कभी इधर नहीं गया और इधर वाला इधर नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहा है। सो याद रखिए, ग्रोथ के, जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के, तरक्की के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। और ये इतने यूनिवर्सल हैं कि दुनिया में जो विजडम है वो थ्रू माइथोलॉजी आए या दीन से आए, दोनों केसेस में एक ही बात लिखी कि शुक्र करने से फायदा ही होता है, शुक्र करना जरूरी चीज है। दुनिया की किसी किताब में, वो एंथ्रोपोलॉजी की बेस पे हो, माइथोलॉजी की बेस पे हो यानी मजहब हो, या रिलीजन की बेस पे हो, दीन हो, उसमें यह नहीं लिखा होगा कि जी ना शुक्रापन करें या शुक्रगुजारी ना करें। उसमें यही मिलेगा आपको कि शुक्रगुजारी जो है वो जादू है, शुक्रगुजारी से चीजें बढ़ जाती हैं। क्यों मिलेगा? क्योंकि अल्टीमेट सिविलाइजेशन वहां पहुंच गई, इंसान की जो अकल है वो भी वहां पहुंच गई इतने तजर्बात करके।
इतना विजडम इकट्ठा करके कि शुक्रगुजार ही ग्रो करता है। और एलोही जो सारा मैसेज है इल्हाम की शक्ल में जो आया वो इसको ऑथेंटिक कर रहा है कि जो इतने सालों का विजडम है वो बिल्कुल यही है कि तुम शुक्र अदा करोगे तो और मिलेगा। जान जी, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किताब पढ़े बगैर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी नहीं पता वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी उनकी मैनिफेस्टिंग की पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। आप इसको ये भी कह लीजिए कुछ लोगों की शख्सियत इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर होती है कि वो इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, उनको पता नहीं लग रहा होता। लेकिन अगर उनको ट्रांसलेट किया जाए तो पता लगेगा ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो सीक्रेट में लिखे हुए हैं, उनको ये फॉलो कर रहे हैं। जैसे मिसाल लीजिएगा, अगर सिल्वा मेथड पढ़े आप और दम करने का तरीका पढ़े तो सिमिलर है। साइंटिफिकली जो मेथड आजकल दुनिया में डिस्कवर हो चुका अपने आप को ट्यून्ड करने का, पानी पे दम करके वो पीने का, वो उन्होंने उसको सिल्वा मेथड कह दिया। और हमारा सदियों का विजडम है वो दम है बेसिकली, अब उसका नाम बदला है सिर्फ। हम तस्बीह कहते हैं, कोई चांटिंग कहता है, कोई ऑटो सजेशन कह रहा है, कोई सजेशन कह रहा है, ये हैं करीब करीब की चीजें सारी। मैं समझा पाया हूं कि नहीं? जो बिलीवर है अल्लाह का वो कह रहा है जी एक कायनात की बहुत बड़ी ताकत है जो जब्बार कहार सारे उसके 99 नाम है, उसकी बड़ी सिफात है और वो इस कायनात को चला रही है। ये बिलीवर का बिलीव है। और जो बिलीवर नहीं है वो कह रहा है कोई सुप्रीम पावर जरूर है और वो क्या है, वो नेचर के लॉज है, उससे आगे नहीं जा सका। हमारा बिलीव ये है कि वो नेचर के लॉज बनाने वाला अल्लाह है। वो कह रहे हैं नहीं जी नेचर के लॉज ही चला रहे हैं। अच्छा, क्योंकि नेचर के लॉज दिखते हैं, ग्रेविटी का एक्सप्रेशन दिख रहा है, करंट जो है वो लगती है, सुई जो है चुभती है, जितने नेचर के लॉज चल रहे हैं वो लॉजिक की आंख समझ सकती है, देख सकती है, कान सुन सकते हैं, आपकी 5 हिस्से हैं। लॉजिकली अगर को प्रूवन है तो वो कहते हैं ये लॉज के जरिए हो रहा है। हम कहते हैं लॉज के पीछे कोई क्रिएटर बैठा है जो रब है, जो अल्लाह है, और वो सुप्रीम पावर अल्टीमेट इक़्तिदार आला का मालिक वही है। मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसमें सारा ये आज का सेशन पड़ा हुआ है, दोनों सवालों के जवाब और क्लैरिटी से समझ आ जाएंगे आपको। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी से कोई वादा लें और वादा पूरा ना हो, या आप खुद कोई वादा करें और वादा पूरा ना हो, फिर कुछ अरसे के बाद वही वादा दोबारा आप करें? मिसाल, एक वादा आप करते हैं कि जी मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, ये बड़ा कॉमन एक है जी, लेकिन कुछ दिन छोड़ने के बाद फिर दोबारा सिगरेट लोग शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा होता है जी, देखा आपने? क्या आपने ऐसा देखा कि जी कोई कहता है कि जी मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा, फिर भी झूठ बोल रहा होता है? अब जरा समझिएगा इसके पीछे वजह क्या है। एक लाइन ड्रॉ करूं ना समझाने के लिए, और इस लाइन को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, ये वर्टिकल लाइन है और ऐसे डिवाइड मैंने कर दिया। प्रॉब्लम ये होती है कि जो कमिटमेंट है ना, वो फर्ज करें यहां पर उसका एनर्जी लेवल यहां पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं 200 लेवल। कमिटमेंट का जो लेवल है वो 200 लेवल है एनर्जी का, वाकई है, इसका नाम है करेज। मसला ये होता है कि वो बंदा किसी निचले लेवल पे जी रहा होता है। मैं फर्ज करता हूं कि वो ग्रीफ के लेवल पे जी रहा है, या फर्ज करें उससे ऊपर वो गिल्ट के लेवल पे जी रहा है। ये सारे एनर्जी लेवल्स हैं जी। जी इस एनर्जी लेवल पे रहे, वादा वो इस लेवल पे कर देता, तो क्या होगा? इस जगह पे वादा होने के बावजूद उसकी जो नेचुरल हालत है उसमें उसने वापस आना। मैं समझा पाया हूं बात के नहीं जी? एक रिबन बैंड जो कि खिंचा हुआ नहीं है, जब उसे आप खींचते हैं तो खींचने के बाद छोड़ेंगे वापस कहां पर आएगा? असल हालत में। हमारी जो असल हालत है ना, जिस एनर्जी लेवल पे हम जीना शुरू कर देते हैं, हमारी वही हकीकत बन जाती है। और टोटल जो लेवल्स हैं वो कितने हैं, वो लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं, वो 16 लेवल्स हैं। ये जो लेवल्स हैं इसका नाम है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसको कहते हैं। देयर आर 16 लेवल्स। हमारी जहन की जो हालतें हैं, जहन की कैफियत हैं, वो कितनी हैं? 16। रूहानियत में इसको कैफियत कहा गया है, इंग्लिश में इसको पैराडाइम कहा गया है, और उर्दू में को करीब करीब वर्ड मिलता है जाविया नजर।
और कोई वर्ड बोलूं तो कल्बी हालत कह लीजिए। कैफियत जो है ना वो बड़ा कमाल का वर्ड है कि आपकी कैफियत कैसी है। अब क्योंकि कैफियत अगर हकीम पूछे तो वो पूछता है मेडिकली, लेकिन कैफियत बेसिकली वो हालत है, जहनी हालत, पैराडाइम है जो आप पे तारी हुआ होता है। जैसे मिसाल ले लीजिए, अगर आप गमजदा हैं तो गमजदा होना सोच नहीं है, बल्कि एक पूरा पैकेज है जिसमें सोच भी है, जहनी हालत भी है, उसके मुताबिक ख्यालात भी हैं, उसके मुताबिक कैफियत भी हैं। तो गम की हालत में अगर खुशी की चीज आएगी तो वो ज्यादा देर खुश आप नहीं रह सकेंगे, या खुश होंगे नहीं, या मुमकिन है वो और गम बन जाए। मैं समझा पाया हूं कि नहीं जी? मिसाल ले लीजिए, आप गम की हालत में हैं और बारिश हो गई, और आपको माजी में याद आया कि जो मेरा गम था ये कभी नहीं था, और मैं बारिश में उस शख्स के साथ खुश था जो आज नहीं है। तो बारिश जो कि खुशी का जरिया बड़े लोगों के लिए, आपके लिए गम का जरिया बन जाएगी, क्योंकि वो खुशी की याद और अब खुशी का ना होना वो इस गम को और बढ़ाएगा। मैं समझा पाया हूं कि नहीं जी? नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अगर आप खुशी की हालत में हैं तो उस पैराडाइम में, उस कैफियत में, उस कॉन्शियस लेवल पे जब गम भी आएगा ना, तो गम को चैनलाइज करना, मैनेज करना, उसको, उसकी थेरेपी वो आसान होगी, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका बड़ा हाई है। क्या वजह है कि बंदा इरिटेटेड हुआ हो, आवाजार हुआ हो, तो छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग पड़ता। वो कैफियत जल्दी बनती है जिस कैफियत का माजी है। यानी अक्सर अगर आप उस कैफियत में रहते हैं, एंगर की कैफियत में, गिल्ट की कैफियत में, ग्रीफ की कैफियत में, तो वो बड़ी तेजी के साथ, जैसे आप में से किसी ने गोलियां खेली हैं, बंटे, कैंचे, इर्द गिर्द का एरिया है वो थोड़ा सा हम इंक्लाइंड रखते थे ताकि गोली आसानी से उसमें चली जाए। याद रखिएगा हमारे अंदर भी इस तरह के कितने डंप्स या खुतियां बनी होती हैं, और जैसे ही कोई ऐसा वाक्य होता है तो वो हमारी कॉन्शियस का बॉल बड़े आराम से उसमें चला जाता है। फर्ज करें आप कि पूरे दिन की कैफियत का एवरेज निकालें और निकलता है गिल्ट, यानी पछतावा। इसमें आपने खाना भी खाया, आप खुश भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आप पे जो कैफियत रही है वो गिल्ट की रही है। तो जो आपका एवरेज पूरे दिन का निकलेगा वो गिल्ट है, लिहाजा गिल्ट ही प्रवोक होगा, गिल्ट गिल्ट को अट्रैक्ट करेगा। कुछ अच्छा भी आएगा तो वो गिल्ट की बाल्टी में आके गिर जाएगा। मुझे बताएं, वो जो खुदी है उसमें सोने का बॉल फेंक के, बंटा फेंक के, या शीशे का फेंक के, दोनों जाएंगे खुदी में ही, ऐसे ही ना जी? सो अच्छी से अच्छी चीज भी आएगी, जो वो हमारी एक खड्डा बना हुआ है अंदर, जो हमारा कॉन्शियस लेवल है, उस कॉन्शियस लेवल ने उसको जम करना है अपने अंदर। सो प्रॉब्लम सारी होती है, लोग वादा करके पूरा नहीं कर सकते, लोग तय करके, लोग इरादा करके भी सम टाइम बाहर लग रहा होता है इरादा किया है, होता क्या है वो किसी निचले लेवल पे होते हैं, क्योंकि इरादे का लेवल मिनिमम 200 लेवल है। 200 लेवल पे समझ लें सारे मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में जहां से चेंज शुरू होती है, वो चेंज का पहला नुक्ता जो है ना वो इरादा है। इसीलिए जो तायब है, गुनाह करके तोबा करने और निदामत में हालत में होता है, अल्लाह उसको भी पसंद करता है। वो ये लेवल है, लेवल 200। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो गुनाहगारों में शर्मिंदा है गुनाहगार होके, वो गुनाहगारों में बेहतर गुनाहगार है, क्योंकि उसके वापसी का चांस ज्यादा है। वो निचले लेवल से ऊपर 200 लेवल पे चला गया ना जी। 200 लेवल पे आप इरादा करके, वो इरादा अगर मजबूत हो गया है, तौबत नसूह हो गई है आपकी, और आप डिटर्मिन हो गए हैं कि मैंने अब पीछे नहीं जाना, आगे जाना है, तो फिर नेक्स्ट लेवल आते जाएंगे, और आप करते करते एक लेवल पे जाएंगे जिस लेवल को कहते हैं लेवल 500। और ये लेवल, लेवल 500 लव का लेवल है। उसके बाद का एक लेवल है लेवल ऑफ जॉय, और उसके बाद का एक जो लेवल है, टॉप का जो लेवल है ना, वो याद रखिए 700 है। ये पीक है। और ये दुनिया के जो बड़े बड़े आए हैं सेंट्स, सूफी, बड़े बड़े कह लीजिए औलिया अल्लाह, उनका 700 लेवल होता है। सर याद रखिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होता है 500 के करीब करीब कहीं जाके। हम जी रहे होते हैं निचले लेवल पे और कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा।
क्योंकि निचले लेवल पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो रिजल्ट्स नेगेटिव दे रहा है। जीरो के लेवल पे डेथ है, ऊपर के लेवल पे जाना शुरू होंगे सारे नेगेटिव हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता एक बंदा गिल्ट की हालत में रहता है, तो लाख वर्कशॉप अटेंड कर ले, लाख चीजें कर ले, क्या होगा जी, मुझे बताएं। कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई इमरजेंसी में, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचा है और उसकी टांग टूटी हुई है, ब्लड निकल रहा है, हड्डी टूट गई है, और उसको डॉक्टर देखते ही कहे कि नहीं 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 नहीं, तुम ना अच्छी खुराक खाया करो, बादाम खाया करो, दूध पिया करो, हड्डियां मजबूत होंगी, और 3 टाइम खाना खाया करो, जॉगिंग किया करो, और टाइम पे सोया करो, टाइम पे खाया करो। वो क्या कहेगा आगे से, बताएं। वो कहेगा सर मेरी हड्डी टूटी हुई है। तो ये इमरजेंसी के लेवल से ऊपर के लेवल पे एक चीज आती है जिसको करेज कहते हैं, जहां हड्डी जुड़ चुकी है और आप चलना शुरू हो रहे हैं, और यहां जाके आप भागना शुरू हो रहे हैं, और वहां जाके आप पीक पे भागना शुरू कर देते हैं। सो अपनी आसानी के लिए वो लेवल्स लिख लें प्लीज। जो मिनिमम लेवल है ना, वो जीरो है, वहां पर डेथ है, यानी मैयत की कोई कैफियत नहीं होती। उससे ऊपर 20th लेवल पे, 20 लेवल पे शेम पड़ी होती है। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा गुनाह है किसी को शर्मिंदा करना, और कितना बड़ा जुल्म है जो मां बाप बच्चों को शर्मिंदा करते रहते हैं। दरअसल वो उनको लेवल 20 पे लेके आते हैं और उनकी पर्सनैलिटी तबाह हो जाती है। नेक्स्ट लेवल है 30। ये लेवल है गिल्ट का। गिल्ट है पछतावा। नेक्स्ट जनाब इज एपाथी। एपाथी होता है बेहिसी। ये 50 के लेवल पे है जी। कॉमन कंप्लेन्स है, कपल मेरे पास आते हैं, बीवी आके कहती है मेरा खामन बेहिस है, खामन कहता है मेरी बीवी बेहिस है। वो जो बेहिस होता है वो बेसिकली लेवल 50 पे पाया जाता है। नेक्स्ट लेवल है जी 75। इट्स अ ग्रीफ, गम की हालत। नेक्स्ट लेवल है जी 100, फियर की हालत, फियर, खौफ की हालत। 125 इज सिंपली डिजायर। डिजायर में कोई ना एनर्जी ज्यादा नहीं होती, याद रखें। बर्निंग डिजायर में एनर्जी ज्यादा होती है, वो 200 से ऊपर है। डिजायर में कोई एनर्जी नहीं ज्यादा होती। फिर है 150 लेवल, एंगर। एंगर में एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन होता नेगेटिव है। नेक्स्ट लेवल है 175 इज प्राइड। यहां आके थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल होने लग पड़ता है, चेंजिंग आने लगी आगे जाके। लेवल है 200, यहां पर है करिज। नेक्स्ट लेवल है 250, और 250 पे पड़ी है न्यूट्रलिटी। आप न्यूट्रल हो जाते हैं, आप कहते हैं यार ठीक है, बस पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या, इट्स ओके। इससे नीचे नीचे आप जजमेंटल थे, आप नेगेटिव थे, यहां आके आप न्यूट्रल हो चुके हैं। अगला लेवल है 310 के लेवल पे विलिंगनेस है। विलिंग होना, विल जो है ना, वो डिजायर से ऊपर का लेवल है। याद रखें, डिजायर नीचे है, विल उससे ऊपर है, और बर्निंग डिजायर टॉप पे है। 350 अगला लेवल है। 350 इज एक्सेप्टेंस, कबूलियत, गैर मशरूत कबूलियत, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। 400 पे क्या होता है, इस लेवल ऑफ रीजनिंग। यहां पे आपको समझ आ जाती है जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, इसके पीछे वजह ये है। आपका अकल और शऊर वहां चली जाती है कि आप कहते हैं ये जो मैं बीमार हुआ हूं उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। मैं कई दिन से आराम नहीं कर रहा था, और मेरी बॉडी और मेरा रब चाह रहा था कि मेरा बंदा आराम करे, लिहाजा 2 दिन के लिए मैं बीमार हो गया और मैं दोबारा चार्ज होकर काम में चला गया। अपनी जिंदगी के होने वाले वाकयात के पीछे के मुहर्रिकात का पता लगना अकल और दानिश की दलील है। नेक्स्ट लेवल इज द लेवल 500 विच इज लव। ये समझाना चाहूंगा जी, लव। हमें 95% जो लव की डेफिनेशन पता है, 95% जो मोहब्बत की तारीफ पता है, वो गिव एंड टेक है बेसिकली। यानी उसमें कुछ हम करते हैं और कुछ हमें मिलता है। ये जो लेवल 500 है, 500 लेवल पे लव जो है ना, वो अनकंडीशनल है। आपको कुछ चाहिए नहीं, आप उस लव के होने को एंजॉय करते हो। लिहाजा हमें जो लव की डेफिनेशन बताई गई है वो है ही गलत। ये लव फॉर ऑल है, लव फॉर कायनात है, ये रूमी का लव है, ये सूफियों का लव है, ये कुदरत से मोहब्बत, रब से मोहब्बत करने वालों का लव है, ये फितरत से मोहब्बत करने वालों का लव है। 540 इस जॉय, ये है मस्ती। नेक्स्ट लेवल है
600 इज पीस, अमन। ये अभी आपको एक मैं नुक्ता समझाना चाहूंगा। ये जो नशई होते हैं ना, चरस भंग पीने वाले, मलंग, ये इस लेवल पे आर्टिफिशियली जाते हैं। असल में ये नीचे वाले लेवल पे जी रहे होते हैं। इनमें होता कोई स्केपिज्म है, गिल्ट है, गैर जिम्मेदारी होती है, घर से भागे होते हैं, बीवी बच्चे छोड़ दिए होते हैं। वो उसको कवर करने के लिए कोई नशा लेते हैं जिससे लेवल नेक्स्ट हो जाता है। और वो लेवल क्या है? वो है कोई जॉय का लेवल, कोई लव का लेवल, कोई लव से ऊपर का पीस का लेवल। इससे ऊपर नहीं जाते वक्ती तौर, फॉर अ टाइम बिंग, टेम्परेरी। याद रखिए, जितना वो ज्यादा फूलेंगे ना आर्टिफिशियल, उतनी ज्यादा नीचे आने की स्पीड होती है। यही वजह है कि ये उस हालत में तो मस्त अलस्त हुए होते हैं। ठीक है जी। ये अगर घूमना शुरू करेंगे, धमाल डालना शुरू करेंगे, दुनिया हैरान हो जाएगी, ये गिरेंगे नहीं। लेकिन जब ये गिरते हैं, यानी नॉर्मल होते हैं, तो वो फिर दोबारा गिल्ट में चले जाते हैं। इसलिए ये एक विशियस साइकिल है। नशा किया, ऊपर के लेवल पे चले गए, वो नशा खत्म हुआ तो नीचे के लेवल पे चले गए। दीन इसको इनकरेज नहीं करता। दीन कहता है वो करतूत अपने ठीक करो ताकि लेवल अप हो, हरकतें ठीक करो, रियली एक ट्रांसफॉर्म हो। कि आप इस लेवल पे पड़े हुए थे, आपने तौबा की, आपको कोई मुर्शद मिला, आपको कोई उस्ताद मिला, पीर कलमा पढ़ाया, बाहू ते मैं सदा सुहागन हुई हूं, वो कुछ उसने ऐसा पढ़ाया, पैराडाइम शिफ्ट हुआ आपका, तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले गए। और जो 700 लेवल है, याद रखिएगा, 700 से ऑनवर्ड 1000 तक, वो है एनलाइटनमेंट। कि आप इतने रोशन हो गए कि आपसे जुड़ने वाला भी रोशन हो गया। आप इतने बेदार हो गए कि आपसे निस्बत भी बेदारी बन गई। आप इतना चमक गए कि आपसे जुड़ा हुआ भी चमक गया। ये कह लीजिए 700 पे सूफी पड़े हुए हैं और ऊपर सारे नबी रसूल पैगंबर पड़े हुए हैं। फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, 700 लेवल पे एक बंदा, रियल असली बंदा, 7 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करता। इतनी पावर होती है उसमें। और जो अल्लाह की नाराजगी किसी माशरे में होती है ना, जो हालत आजकल पाकिस्तान की है, हमारे पास बंदे कोई नहीं है, कहतु रिजाल है। जिनका पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होता है, जो करना चाहते हैं ना कुछ दिन के लिए, 21 दिन का चिल्ला शुरू हो गया आज से। नंबर 1, नो क्रिटिसिज्म एंड नो नेगेटिव कमेंट एनी वे। बोलने से पहले रुक जाना है। ये पहला काम हो गया जी। अब आप समझ जाएं कि कुछ लोग, उनका नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव हुआ होता है, तो वो हर वक्त क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हर वक्त नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, नो जजमेंट। आप कौन होते हैं जज करने वाले? जज करना है तो खुद को देखें। इंसान का इंतहाई नॉर्मल रवैया ये अपने गिरेबान में झांकता है। इंसान का नेगेटिव रवैया ये वो दूसरों के गिरेबानों में झांकता है, उनको जज करने लग पड़ता है। और आज पूरी सोसाइटी क्या कर रही है? वो दूसरों को जज कर रही है, खुद को जज करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि खुद को जज करते ही तब्दीली आ जाती है। इसलिए कहा जाता है, फेमस कोटेशन, कि जो छोटे दिमाग होते हैं वो दरअसल छोटा लेवल होता है, दिमाग नहीं होता। वो लोगों को डिस्कस करते हैं। और जो बड़े दिमाग होते हैं, यानी जिनका लेवल हाई होता है, वो नजरियात को डिस्कस करते हैं, फिलॉसफीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जनाब क्या करना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर जी सेल्फलेस हो जाए। आपके बेशुमार अमल ऐसे बढ़ने चाहिए जिनसे कोई आपको गेन ना हो, बस आप कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, मोहब्बत दे रहे हो, आसानी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपसे खैर निकलनी चाहिए। सेल्फलेस, सेल्फलेस। यानी हम जो नेकी करके तस्वीर खिंचाने के आदी हो गए ना, ये छोड़ दें प्लीज, मेहरबानी करें। ये चलें, कम अज कम हैव मोर देन यू शो, दिखाएं थोड़ा, रखें ज्यादा। द नेक्स्ट, बी हम्बल, आजिज इंसान बने। क्योंकि डेफिनेशन ये है, जो ऊपर उठना है वो पैसे से नहीं है, वो आजिजी से है। नेक्स्ट, बिलीव ऑन डिवाइन पावर। गोरा ये कहता है, हम कहते हैं यार ईमान होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए अल्लाह पे, कोई ताकत है जो चला रही है सारा कुछ। बिलीव ऑन डिवाइन इंटेलिजेंस। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बिलीव पुख्ता करें, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज, जहां तक जोर लगता है वहां तक ठीक है, और जो हो रहा है वो ठीक है। ये होना चाहिए था, ये आपके लिए बहुत जरूरी था। जिंदगी के बाज कुसुन बड़े जरूरी होते हैं, पढ़ने चाहिए कुसुन। बाज जो है ना, वो ठुड्डे आपके कुब को निकाल देते हैं, बाज आपको नरम करने के लिए आते हैं, बाज आजिज करने के लिए आते हैं। बाज मसले आपकी, जैसे गुड्डी उड़ती है तो उसकी कन्नी होती है, आपकी भी कन्नी बन जाते हैं, वो आपके बैलेंस के लिए बड़े जरूरी होते हैं। अब आप इसका वॉइस बर्स आउट करें जरा। हर वो बंदा जो क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव है। हर वो बंदा जो जज कर रहा है, उसका नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव है। हर वो बंदा
जो हर चीज को गेन में देख रहा है, सिर्फ कि लेना है देना कुछ नहीं है मैंने, उसका नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव है। हर वो बंदा जो अकड़ा हुआ है, तकब्बुर का शिकार है, उसका नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव है। हर वो बंदा कह रहा है नहीं जी ये कायनात जो है शायद मैं ही चला रहा हूं, ये मेरी जिंदगी मैं ही चला रहा हूं, नहीं जी नहीं, ये तकब्बुर है आपका और ये शिर्क है, ऐसा ना सोचें। जो कुछ हो रहा है मेरे साथ ही, वाई मी, मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, ये थैंकलेसनेस और नाशुक्रेपन की सबसे बड़ी निशानी है। और सबसे बढ़ के इनकी जिंदगी में एक बड़ी निशानी नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कनूतियत है, नाउमीदी, स्टेगनेंट। जहां आज है वहीं पर ही कल होंगे, कुछ अरसे बाद भी वहीं होंगे और कहेंगे यार कुछ नहीं बदलना, सब बातें हैं, कहानी है, किताबी लेक्चर हैं, ये किताबों में लिखे हुए, शाह साहब ने रट्टे लगा के बोल दी हैं। ये आपको कॉमन जुमला मिलेगा ना, ओवरऑल सोसाइटी नेगेटिव आपकी हो गई है। सोसाइटी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव एक्टिव हो चुका है। तो उसमें अगर थोड़ी सी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को पॉजिटिव कर पाए, तो ये अल्लाह कबूल करे, दुआ करें। ठीक है जी। जनाबे वाला, मैंने बुनियादी तौर पे सारा लेक्चर और आज की सारी गुफ्तगू आपके साथ शेयर कर दी है।